हाँ तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कि रेडियो नाटक कैसे बनता है। नाटक तो बनते हैं, ये नाटक एक ही होता है, लेकिन उसे कोई नाटक होता है जो रेडियो में बताया जाता है, सुनाया जाता है। और एक रेडियो जो होता है वो श्रव्य माध्यम है, नाटक दृश्य माध्यम है। ऐसे तो सभी जानते हैं कि नाटक का मंचन मंच पर होता है और उसे दृश्य दिखाया जाता है पात्रों के द्वारा, बहुत ये अभिनय के द्वारा दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर रेडियो नाटक जो होते हैं वो तो सिर्फ श्रव्य हम लोग कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं उसको। इसलिए तो नाटक जो होता है उसमें कुछ लिखना कठिन होता है, कुछ संवाद ध्वनि प्रभावों के माध्यम से ही उसे उतारना पड़ता है, क्योंकि उसमें सिर्फ ध्वनियों के माध्यम से ही लोग नाटक का आनंद लेते हैं। ठीक है, ध्वनियों के माध्यम से ही नाटक का आनंद लिया जाता है। और यहाँ पर ये जो है नाटक जो होता है वो दृश्य विधा होता है। हम सभी जानते हैं कि नाटक को मंच में मंचन किया जाता है, दिखाया जाता है, जिसमें पट परिवर्तन मतलब हर समय सीन को बदलना होता है, दृश्य होता है, मंच सज्जा होता है, अभिनय, संवाद, संगीत आदि सब कुछ होते हैं। पर रेडियो नाटक में न मंच की आवश्यकता है, न मंच सज्जा की आवश्यकता है, न वेशभूषा की आवश्यकता है, न अभिनय की भाव भंगिमा, ना तो उसमें भाव प्रदर्शित करना है। वो सिर्फ ध्वनि के माध्यम से, आवाज़ के माध्यम से ही वहाँ पर सब कुछ प्रदर्शित करना पड़ता है। इसमें निम्न बातों का महत्व होता है। पहला होता है कथानक। कथानक कहते हैं कहानी अधिक एक्शन वाली उसकी ना हो। जो रेडियो नाटक होती है उसकी बहुत ज़्यादा एक्शन वाली नहीं हो, क्योंकि उसमें हमें एक्शन दिखता नहीं है। वो सिर्फ हम ध्वनि के माध्यम से उस एक्शन को अपने साथ अपने इसे अनुभव कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि यदि 4 कोई गुंडे हैं, वो सड़क में चल रही एक छात्रा को उठाकर अपनी कार में डालकर भाग जाने का सीन होता है, तो उससे चलचित्र या टीवी पर तो दिखाया जा सकता है, पर रेडियो के माध्यम से उसका प्रसारण संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, दूसरा होता है समय। समय का भी बहुत अधिक वहाँ पर महत्वपूर्ण है। समय ये 15-20 मिनट में, रेडियो नाटक जो होती है उसे 15-20 मिनट में ही समाप्त कर देना चाहिए। अगर उसकी पटकथा लंबी होती है तो फिर वो उसे धारावाहिक के रूप में दिखा सकते हैं। धारावाहिक समझते हो, जैसे हम लोग टीवी में भी कई सीरियल देखते हैं, वो कितने दिनों तक चलते रहते हैं। रोज एक समय में एक निश्चित अवधि के तहत उसे आधे घंटे या 15-20 मिनट का जो भी होता है उसमें उसे रोज रोज प्रसारित किया जाता है, या फिर उसकी समय सीमा एक रहती है और उसके अनुसार उसे प्रकाशित किया जाता है, तो वो देखा जा सकता है। इसी तरह से रेडियो में भी, जैसे हम लोग चलचित्र में टीवी में देखते हैं, इसी तरह से रेडियो में भी धारावाहिक के रूप में उसे सुना जा सकता है, उन नाटकों को जिसकी पटकथा जो होती है वो लंबी होती है। अब तीसरा आता है पात्र संख्या। पात्र संख्या भी उसमें सीमित ही होना चाहिए, क्योंकि यदि अधिक पात्र हो जाएंगे तो उनकी सबकी आवाज़ मिक्स हो जाएगी और उसमें पता नहीं चलेगा कि कौन से पात्र का क्या रोल है, उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। अतः पात्र संख्या अधिक होते ही जो श्रोतागण होते हैं उन लोगों को पहचानने में कठिनाई होती है कि कौन से पात्र का क्या रोल है उसमें। इसलिए यह पात्र हमेशा पात्रों की संख्या कम होनी चाहिए। जैसे फेरी वाला होता है, पोस्टमैन आदि होते हैं, उन लोगों का भी रोल जैसे होता है वो सब कम का रोल होता है। वो लोग अपना आते हैं और फेरी वाला आया, पोस्टमैन है जो अपने आवाज़ के साथ पोस्टमैन आया, वो डाकिया लेके आया, डाक लेके आया। तो इस तरह का
वो सीन दिखाया जाता है, उसमें सुनाया जाता है। चौथा है पटकथा लेखन। पटकथा लेखन कहते हैं कि यहाँ दृश्यों का निर्माण ध्वनि के माध्यम से होता है, जिसमें संगीत भी सम्मिलित होता है। इसमें दृश्य भी नहीं होते हैं। पात्रों की समस्त विशेषताएं संवादों के माध्यम से ही मिलती है, अतः भाषा पर ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पात्र जिस क्षेत्र का है, हम देखते हैं जिस क्षेत्र का है, जिस अवस्था का है, जिस स्तर का है, भाषा उसके अनुरूप ही होनी चाहिए। क्योंकि यदि मान लो कि गांव के जैसे गांव का सीन उसमें दिखाना है या सुनाना है, तो यदि हम उसमें शहरी वातावरण को प्रदर्शित करेंगे, शहरी अगर श्रव्य माध्यम से ही, तो उसमें भिन्नता आ जाएगी, समानता नहीं रहेगी। तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारे उसका नाटक जो है, वो नाटक को अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। इसलिए पात्र जिस क्षेत्र का है, जैसे नाटक का जो कथावस्तु लिखी गई है, उसके अनुसार ही उसमें भी पात्र का होना जरूरी है। पात्रों का संबंध जो होता है परस्पर, वो भाषा को प्रभावित करता है। जैसे दो मित्रों का संवाद हो गया, गुरु शिष्य का संवाद हो गया, अफसर चपरासी का संवाद हो गया, पति पत्नी का संवाद हो गया। और इसमें भाषा ही मुख्य प्रभावित करते हैं। जैसे मान लो भाषा जो होती है, गुरु शिष्य का संबंध है, वो संवाद है, वो गुरु है सो हमेशा अपने शिष्यों को एक अच्छी राह पर चलने के लिए शिक्षा देता है। पति पत्नी का संवाद है, उसमें कुछ ऊंच नीच भी हो सकता है। कभी क्रोध अवस्था में भी वो लोग हो जाते हैं, कभी बहुत ही मधुर वाणी का भी प्रयोग होता है, तो इसलिए वो अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ संवाद में संबोधन ही अपेक्षित होता है। संबोधन मतलब एक दूसरे को जब हम संबोधन करते हैं, अगर 4 पात्रों की बात हो रही है, तो कौन पात्र किससे कह रहा है, यह तभी स्पष्ट हो सकेगा। साथ ही पात्र का एक्शन भी संवाद का हिस्सा बन जाता है। जैसे अरे रे कहते हैं कि एक उदाहरण के तौर पर बताया जा रहा है कि अरे रे उधर क्यों जा रहा है, वहाँ पानी है, बाईं ओर मुड़ जा। कुल मिलाकर इसमें और मंचीय नाटक में मामूली अंतर होता है, जिसकी सेटिंग ही महत्वपूर्ण होती है। यदि आप कुछ रेडियो नाटक पढ़ोगे तो अंतर आपको समझ में आ जाएगी। ये रेडियो नाटक और जो मंचन नाटक होता है, उसमें अंतर हो जाता है, थोड़ा थोड़ा का ही अंतर होता है, लेकिन अंतर आ जाते हैं। तो इस तरह से रेडियो नाटक को बनाने के लिए समय सीमा की भी देखा जाता है कि वो यदि कम समय सीमा के अंतर्गत यदि तथ्यात्मक रूप से वो तथ्य जो यथार्थ है उसको अगर सुनाया जाता है नाटक के रूप में, तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। ना कि यदि बहुत लंबा उसका स्क्रिप्ट लिख दिया जाए और बहुत लंबा तरीके से उसका मंचन किया जाए, तो वो एक नीरसता पैदा करती है। और नीरसता जब हो जाती है तो ना तो उसे किसी को श्रवण करने में आनंद आता है, और ना उसको सुन करके ना कोई उससे शिक्षा ले सकता है, ना कोई उसको आनंद महसूस कर सकता है। इसलिए हमें रेडियो नाटक बनाने के लिए इन विभिन्न चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है। समझ में आई ये बात? आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और उसके बाद कल दूसरा क्लास।